नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर बैरागी रिसर्च सेंटर। आज है 24 अप्रैल 2025 के जितने भी करंट अफेयर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के बीच में मैं लाता हूं। साथ ही साथ बैरागी मंत्र में आज जो होने वाला टॉपिक है भारतीय संविधान की भाग होने वाला है और साथ ही साथ संभावित प्रश्न कम से कम 40 से 50 के बीच में होने वाली है। और ये सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पहले बैरागी मंत्र, फिर करंट अफेयर, फिर संभावित प्रश्न। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जो नए इस चैनल पे हैं, ज़रूर इस बैरागी रिसर्च सेंटर जो परिवार है आपका, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंडों के साथ शेयर भी अवश्य कर दें। आज का बैरागी मंत्र में सब भारतीय संविधान की भाग जो है उनको देखते हैं। वैसे 7 अप्रैल 2025 में दैनिक समसामयिक जो भी है परीक्षाओं के लिए, अभी तो ये पहले वाला ही था, ये अभी प्रिंट होके आ गया। ये सेशन इसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका बैरागी मंत्र में भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो पहला भाग जो है संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्र हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच आता है, 1 से 4 तक आता है। नागरिकता जो है वो 5 से 11 के बीच में, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, मूल्य कर्तव्य 4 के क में आता है, जो कि 51 क अनुच्छेद में। और संघ भाग 5 में 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद है संघ के लिए। राज्य के लिए भाग 6 में जो है अनुच्छेदों की संख्या 152 से लेके 235 तक है। फिर भाग 7 में फर्स्ट राज्य अनुसूचित के भाग ख के राज्य 238 को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 242 अनुच्छेद तक है। नम्मा राज्य जो है पंचायतें से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 क से 9 तक है। 9 के क में जो है नगरपालिका से संबंधित है। ये जो अनुच्छेद है 243 त से 243 य 6 तक है। 9 के ख में जो है सहकारिता समिति आती है, जो कि अनुच्छेद होगा 243 य ज से 243 य 9 तक। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आएगा, जिसमें अनुच्छेद जो है 243 से 243 के क तक है। 11वां जो क्षेत्र आएगा संघ और राज्य के बीच संबंध आएगा, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच 63 तक आएगा। भाग 12 में जो है वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो कि आर्टिकल 264 से 300 क तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन, ये आर्टिकल 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो 308 से 323 अनुच्छेद तक है। भाग 14 के क में अधिकरण है, जो कि अनुच्छेद जो है 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। परिकीर्ण की बात करें तो 361 से 367 तक है। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 की बात करें, भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और 22वां भाग की बात करें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये जो है अनुच्छेद जो है 393 से 395 तक है। आज जो था आपका बैरागी मंत्र में भारतीय संविधान के भाग थे, उनको हम लोगों ने देखा, भली भांति बहुत अच्छे से जाना। अब जो है आज का जो करंट अफेयर है, 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उन सभी को हम लोग जानेंगे, जो कि आज का तारीख है 24 अप्रैल 2025, जो कि दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसी के साथ में आज आप सभी के बीच में एक प्यारा सा कोटेशन कहता है कि सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन,
गुजर जाएंगे। क्या कह रहा है? सब्र, जब अगर मुसीबत में हैं तो कहते हैं भगवान गणेश जी कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरों भी उतर जाएंगे। याद रखिएगा, जो अभी आपका हंसी उड़ा रहा है वो एक ना एक दिन उसका भी चेहरा उतरेगा आपकी कामयाबी को देख के। याद रखिएगा इतना चीज़। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी साथी हैं जो नए इस चैनल पे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैरागी रिसर्च सेंटर को परिवार में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने यारों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर आपको, आई होप कि इसमें कुछ भी मेहनत आपको दिख रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। आगे चलते हैं। पहले आज के करंट अफेयर में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो ये थोरियम है। तो कल जो था मैग्नीशियम वाला था, आज है थोरियम मोल्टिंग साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो प्रारंभ करने का जो काम है ये चीन के द्वारा काम किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 2 मेगावाट का जो है, इसमें थोरियम 2 मेगावाट का इसमें लगने वाला है। याद रखिएगा 2 मेगावाट का ये होने वाला है। और साथ ही साथ ग्रॉस प्रांत में ये गोबी मरुस्थल में इसका परीक्षण किया जाएगा। ये इतना चीज़ याद रखिएगा। थोरियम बोले तो थोरियम का भारत में सबसे बड़ा भंडार कौन है? केरल है, जो कि मोनोजाइट मृदा थोरियम के लिए ही जाना जाता है। ये याद रखिएगा। लेकिन बस आप इसका नाम बस इतना याद रखिए कि थोरियम जो है ये कहाँ है? थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर ये कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? चीन में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है ऑपरेशन टिक्का के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन टिक्का के तहत। जो जम्मू कश्मीर के माध्यम से पाकिस्तान से जो घुसपैठ कर रहा था एलओसी से, वो मतलब जो हमारे भारतीय सेना है वो एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन टिक्का है। उस घुसपैठियों सबको नाकाम कर दिया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा लिखा रहेगा। ऑपरेशन ब्रह्मा में जो है म्यांमार में जब भूकंप आया था उससे बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। म्यांमार में भूकंप जो आया था उसको बचाने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इज़राइल में जो घटना घटी थी, इज़राइल के लिए चलाया गया था। इज़राइल से भारतीयों को लाने के लिए इज़राइल से ही चला था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की प्लस सीरिया से इंडियन लाने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन तुर्की प्लस सीरिया, याद रखिएगा, सीरिया से जो है इंडियन लाने के लिए ये ऑपरेशन दोस्ती चला था। इतनी बातें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना? और कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए हेल्ड पहल का संबंध किससे? HEALD, हेल्ड पहल का संबंध किससे है? तो हेल्ड पहल का संबंध जो है वो स्वस्थ लीवर शिक्षा से संबंधित है। स्वस्थ लीवर शिक्षा से संबंधित है हेल्ड पहल का। इसके तहत क्या होता है, इनको लॉन्च करने वाला कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है हेल्ड को। और H4 इसमें कहा जाता है हेपेटाइटिस। H4 क्या होता है? हेपेट। H4 हेपेट का मतलब होता है लीवर, याद रखिएगा। हेपेट का मतलब होता है लीवर। लीवर की बीमारी की सुरक्षा के लिए ये हेल्ड पहल की शुरुआत की गई है। और पता है आपको कि लीवर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी कहा जाता है किसके अध्ययन को? लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ साथ मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है हिपेटोलॉजी। 10 को पॉइंट लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो भी लीवर ही है। और सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि भी है, याद रखिएगा। आंतरिक ग्रंथि भी क्या है? लीवर है, ठीक ना? ये सब याद रखिएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की कोई प्रयास नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वस्थ लीवर और शिक्षा। आगे चलते हैं।
आगे का आपका प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधान जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, अब 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी रिजर्व बैंक के द्वारा जो बताया गया इंस्ट्रक्शन है वो अपने बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक ना। और ये जो प्रोसेस लागू होगा 1 जुलाई 2025 से ये प्रोसेस लागू होगा। इसके बाद 10 साल या 10 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे उसका भी बैंक में अकाउंट होगा। नाबालिग का बोझ एकदम ख़त्म कर दिया गया है इसके साथ, ठीक ना। और ये जो है किसके थ्रू, जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के थ्रू ये आरबीआई के द्वारा लाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा नामसाई में हुआ है। ये नामसाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा नामसाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? नामसाई में हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के अभी सीएम को पता है कौन है सीएम? पेमा खांडू जी अभी अरुणाचल प्रदेश के क्या हैं? खांडू जी जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। ये चीज़ याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके साथ साथ और इसके जो भाग हैं वो कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। अगर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जो भाग हैं या ये जो कह सकते हैं भारत के बुद्ध एवं संस्कृति का जो भाग है पूर्वोत्तर भारत के, तो इनमें भाग में कौन कौन आते हैं? कंबोडिया भी है, म्यांमार भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है। तो इन सभी इसमें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, छठा कह रहा वर्ष 2025 विजडन क्रिकेट पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? विजडन क्रिकेट पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो दोनों को मिला है, जसप्रीत बुमराह को भी और स्मृति मंदाना को। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों। मेल में मिला है जसप्रीत बुमराह को और फीमेल में जो मिला है वो मिली है किसको? स्मृति मंदाना को मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों मिला है? क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में मेल वाला में जो है मैन ऑफ द सीरीज जीता था ये। तो याद रखिएगा इसको क्या चीज़, जब ये T20 खेला था इसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। क्या मिला था? मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये WPL में इसको जो है WPL 2 में जो है ये सेकेंड संस्करण में इसको कप्तान के लिए RBC की तरफ से तो कह सकते हैं स्मृति मंदाना को मिला था। तो ए और बी दोनों शामिल हो गए हैं विजडन पत्रिका में शीर्ष स्थान पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ध्यान से, एक मिनट आप सभी के बीच में। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोटिक हाफ मैराथन कहाँ हुआ है? मतलब उसमें रोबोट भी दौड़ेगा और ह्यूमन भी दौड़ेगा, आदमी भी दौड़ेगा। वो जो ये जो मैराथन है कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन के शहर बीजिंग में हुआ है। याद रखिए चाइना के शहर जो है ये बीजिंग में हुआ है। ये दौड़ मैराथन हुआ है, इसमें इंसान प्लस रोबोट दोनों दौड़ने का काम करेगा और ये पहली बार हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? तो याद रखिएगा ये बिहार में करेंगे और बिहार के मधुबनी जिला में करेंगे। कहाँ करेंगे? मधुबनी जिला में बिहार के ये जो है राष्ट्रीय पंचायत, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह का आयोजन करेंगे मधुबनी बिहार में करेंगे। और मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग को भी GI टैग प्राप्त है। याद रखिए। और कब करेंगे? तो 24 अप्रैल को करेंगे, मतलब आज ही के दिन ये करने वाले हैं। याद रखिएगा इतना चीज़। और जब पंचायती राज की बात आए तो पंचायती राज आप लोगों को पता है, राष्ट्रीय पंचायती राज जो है, राष्ट्रीय पंचायती जो राज है इनके लिए आप लोग को पता है संविधान संशोधन कितना, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1992 को हुआ था, ये पता है। और कब हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन? 24 अप्रैल को। याद रखिएगा, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। 1993 को ये
पूरी तरीके से लागू हो गया कह सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा भाग 9 को और अनुच्छेद इसमें जो जोड़ा गया, किस कहाँ कहाँ जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया, और साथ ही साथ आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 11 में भी इसको जोड़ा गया पंचायती राज को। अनुसूची में जो है अनुसूची 11 में भी इसको जोड़ा गया पंचायती राज से संबंधित। इतना चीज़ याद रखिएगा, ये इतना डाटा इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया है। तो आयरन वुड की बात कर रहा है कि आयरन वुड किसने लॉन्च किया है। तो आयरन वुड जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, और ये 7वीं पीढ़ी की है, याद रखिएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है एआई एप्लीकेशन, सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप को आयरन वुड लॉन्च किया। आयरन वुड किसने लॉन्च किया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि, और लास्ट प्रश्न आज का मतलब करेंट अफेयर का कह रहा है कि पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है। तो याद रखिएगा कि पुरावशेषों का जो है ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो राज्य है वो आपका जो स्टेट है कर्नाटक स्टेट है। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और फर्स्ट मतलब कि पूर्णावेश मतलब पूर्णा जो ज़मीन है उसके लिए दस्तावेजीकरण करने के लिए ये किया गया है। और साथ ही साथ जितने भी साथी हैं जल्दी जल्दी सभी कोई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। अब आप लोग के बीच में जो संभावित प्रश्न होने वाले हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और सारे के सारे प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। उठाए हैं पेरिस ओलंपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को लिए हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न भी लिया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कब हुआ था, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। 26 जुलाई को ये आयोजन हुआ था और 11 अगस्त को जो है ये ख़त्म हो गया था, ये याद रखिए। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था, तो याद रखिएगा 26 जुलाई। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो आयोजन स्थल कहाँ पे आयोजन हुआ, पेरिस में आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ, पेरिस, फ्रांस के पेरिस में आयोजन हुआ। और कितने नंबर का आयोजन था, ये 3rd नंबर का यहाँ पे था। तो याद रखिएगा 3रा नंबर का तो पेरिस में हुआ था, याद रखिए कितने नंबर का, 3रे नंबर का, ये कह सकते हैं 3री बार पेरिस में मनाया गया, पेरिस में हुआ है ये ओलंपिक। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न जो आपका है देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पेरिस शहर में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी हुई है। तो बिल्कुल 3 बार जो है अभी तक मेज़बानी हुई है। कब कब, 1900 में, ठीक। दूसरा जो है 1924 में, ठीक ना, 1924 में। तीसरा जो आपका है 2024 में हुआ है। तो ये ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 3 बार हुआ है। कहाँ कहाँ, कब कब, 1990 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 2024 में। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। संस्करण पूछा जा रहा है, तो पेरिस ओलंपिक जो इस बार है 33वां संस्करण है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण है पूछ दिया जाएगा तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थे। तो खेल की संख्या अगर बोला जाएगा तो खेल टोटल 32 थी। खेल टोटल कितना था, 32 था। और स्पर्धाएं की बात करो 329 इसमें स्पर्धाएं थी। तो इन दोनों डाटाओं को याद रखिएगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डाटा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पेरिस शहर में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की है। तो सेम टू सेम वो भी पूछा गया है कि पेरिस शहर में कितनी बार, बार रिपीट हो गया ये चीज़, आप इसको छोड़ दीजिए। पेरिस शहर में कितने बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यही रिपीट हो गया और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है 3 बार हो चुका है। कब कब, 1900 में, फिर 1924 में, फिर कितना, 2024 में। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। तो फिर से वही हो गया, कौन सा, पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। संस्करण की बात करें तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा संस्करण था, स्पीड में बताइए। ऊपर में भी वही संस्करण को बताए हुए थे, जल्दी बताइए। संस्करण 33वां संस्करण था। क्या था, 33 नंबर का संस्करण था, ठीक ना। सेम टू सेम वही है, 32 को खेल था और स्पर्धाएं जो था 339 को स्पर्धाएं थे। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं। तो कितने नए खेल शामिल किए हैं, 4 गो नया खेल शामिल किया गया। कौन कौन, एक है ब्रेकिंग को, दूसरा
दूसरा जो है स्केट बोटिंग को, फिर दूसरा जो है क्लाइंबिंग को, और चौथा सर्जिंग को। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा। इन 4 को शामिल किया गया। कितने नए खेल शामिल? 4 खेल। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? दोनों का कह रहा है शुभांकर क्या है, तो याद रखिएगा फ्रीज जो है इसका शुभांकर है। दोनों का जो शुभांकर है फ्रीज इसका शुभांकर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ओलंपिक फ्रीज को कितने रंगों में प्रदर्शित किया है? तो 3 रंगों में प्रदर्शित किया है। कौन कौन? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 3 रंग कौन कौन सा है? एक वाइट, एक ब्लू और एक रेड। ये 3 रंगों में इसको किया गया। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत ध्वजवाहक कौन थी? तो भारत ध्वजवाहक जो है 2 थी। कौन कौन? पीवी सिंधु और दूसरा जो था कौन? शरद कमल। कोई दिक्कत नहीं। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफडी मिशन का प्रमुख कौन था? तो गगन, याद रखिए गगन नारंग। याद रखिए सेफडी मिशन का जो प्रमुख था वो कौन था? गगन नारंग था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अब देखिए ये उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल, और जब समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात बोल रहा है तो पीआर श्रीजेश था और एमबी था, मनिका बत्रा था। तो इन दोनों जो थे ये किस में थे? ये समापन समारोह में थे, पीआर श्रीजेश और मनिका बत्रा एमबी। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो याद रखिए मुख्य प्रायोजक जो है प्रायोजन करने वाला अडानी था। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? तो सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक था, जो बॉक्सिंग से संबंधित था। क्या था? साई अशोक। याद रखिएगा साई अशोक था जो बॉक्सिंग से संबंधित था। किससे? बॉक्सिंग से संबंधित। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर से तो अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्रदराज एथलीट कौन था? तो याद रखिए रोहन बोपन्ना था। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल कितने पदक जीते हैं भारत में? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। टोटल के टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 1 भी नहीं, ब्रॉन्ज 1 और सिल्वर जाके 5 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 5 याद रखिएगा। कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा टोटल के टोटल 6 जीते हैं। ये पेरिस ओलंपिक में कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने जीता है। तो भारत ने टोटल के टोटल भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और यही सेम टू सेम वही है 6 पदक में से कौन कौन? 0 0 +1 सिल्वर और जाके 5 ब्रॉन्ज जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंकिंग पे है? तो भारत का जो रैंक है वो टोटल के टोटल 71वां रैंक है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का रैंक 71वां है। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश है? तो शीर्ष रैंक पे जो देश है वो यूएसए देश है, याद रखिएगा। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। कितने मीटर भाला फेंके हुए थे? 89.45 मीटर भाला फेंके हुए थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे का आपका प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक का कौन सा देश है? सबसे शीर्ष रैंक का कौन सा देश है? तो ये तो हम पहले भी ऊपर भी हम लोग देखे हैं, शीर्ष रैंक का यूएसए था। इसमें बार बार रिपीट हो गया। पेरिस ओलंपिक 2000 भारत में रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। 2 बार हो गया है, दोबारा प्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है?
किस खिलाड़ियों ने जीता है, किन खिलाड़ियों ने जीता है, तो याद रखिए कांस्य पदक जो है 5 खिलाड़ियों ने जीता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाजी कौन है, तो मनीषा बत्रा था, MB, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, पेरिस ओलंपिक एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज, ये याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजक तिथि कौन सी थी, आयोजक तिथि की बात करें तो कौन सी थी, अगस्त में हुआ था, याद रखिएगा, अगस्त में हुआ था आयोजक तिथि। आगे चलते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था, वो पेरिस था। पेरिस ओलंपिक 2024 में देखिए यहाँ पे ये पेरिस पैरा ओलंपिक था, ये याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक हुआ था अगस्त में आयोजन, और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, पैरा ओलंपिक का मतलब विकलांग वाला जो है वो ओलंपिक में संस्करण कौन सा था, 17वां नंबर का ये संस्करण था, याद रखिए, कितने नंबर का, 17वां नंबर का संस्करण था। आगे चलते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, तो कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, ये कह रहा है। कितने खेल अन्य स्पर्धाएं थी, तो टोटल 22 अन्य स्पर्धाएं थे, याद रखिए 22 खेल था, और टोटल ये इतना जी याद है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आदर्श वाक्य मोटो क्या था, तो मोटो याद रखिएगा गेम्स वाइड ओपन, ठीक ना। आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा है, तो पैरालंपिक प्रतीक जो है एगिटोस है, याद रखिए क्या है, एगिटोस है। पैरालंपिक जो प्रतीक है वो क्या है, एगिटोस है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है, तो भाग्यश्री, कौन है, भाग्यश्री, और दूसरा कौन है, सुमित अंतल। आगे चलते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत के सेफ्टी मिशन का प्रमुख कौन था, तो याद रखिएगा सत्य प्रकाश सांगवान। आगे चलते हैं, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या चीज़, कह रहा पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे, 2 थे, हरविंदर जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, और प्रीतिपाल, ये दोनों के दोनों मतलब ये दोनों के दोनों क्या थे, समापन समारोह में पैरा ओलंपिक में शामिल थे। आगे चलते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारतीय दल ने टोटल 29 पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं भारतीय दल ने। आगे की ओर चलते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है, तो 18वें स्थान पे पदक तालिकाएँ में है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते हैं, तो याद रखिएगा भारत ने टोटल 7 गो स्वर्ण, 19 गो ये रजत, और जो है कांस्य जो पदक है वो 13 गो कांस्य पदक, 19 गो नहीं, 9 गो जो है ये रजत, और 13 गो ये कांस्य पदक जीते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISF 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित कितना है, तो याद रखिए पूरा वन जो है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरे के पूरे भारत में। किसके अनुसार, ISFR के अनुसार भारत में टोटल वन और वृक्षावरण की जो संख्या है वो। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रश्न, ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादित कितना है, तो भारत में कुल वन आच्छादित जो प्रतिशत के मद में कहा जाए टोटल 21.76% के मद में है। आगे चलते हैं, ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादित कितना है, तो वृक्ष आच्छादित तो है 3.41% है। ये डाटा सारा के सारा याद रखिएगा। ISFR 2023 के अनुसार 2011 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादित में कितनी वृद्धि हुई है, तो वन और वृक्ष आच्छादित में कह रहा है कितनी वृद्धि हुई है, तो टोटल के टोटल 1,400 मतलब 1445 किलोमीटर
स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ISSF 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादित सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट कह रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सेम टू सेम वही प्रश्न है, वन आच्छादन में कह रहा है। अच्छा, ये दोनों चीज़ में था, वन और वृक्ष आच्छादन में। ये वन आच्छादन की बात करें तो सीधा और सीधा कौन? मिजोरम हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादनों में सर्वाधिक कमी आई है? तो MP में जो है वन और वृक्ष आच्छादनों में कमी आई है। ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? वन आच्छादन वाला पूछ रहा है तो ये भी MP ही है। कमी जो वाला राज्य जो क्या है MP है। आगे चलते हैं। ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो याद रखिए एक और मात्र लक्षद्वीप में। याद रखिएगा क्या है? लक्षद्वीप में जो है सबसे अधिक वन आच्छादन है। आगे ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो याद रखिए कुल कार्बन स्टॉक जो है वो है 7285 मैट्रिक टन, ऐसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की आयोजित तिथि क्या है थी? तो आयोजित तिथि की बात कर रहा है। तो ये पूछा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा कि आयोजित तिथि क्या थी नहीं थे। वैसे आपको याद है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि तिथि कब था। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। याद रखिए कितने नंबर का? 9वां संस्करण था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के मेजबानी किन देशों ने किया था? तो मेजबानी कौन कौन किया था? USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। किसके द्वारा? USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। आगे चलते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन है? तो विजेता टीम इंग्लैंड रहा है विजेता। आगे ICC पुरुष T20 कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया था? भारत ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। याद रखिएगा किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने। आगे चलते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर कितना था? तो याद रखिए 176 फाइनल स्कोर था। 169 पे ही आउट हो गया था वो। आगे की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का आपका देखिए प्रश्न क्या है। और आपका सेशन आज यहीं पे एंड हो गया। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, सारे के सारे साथियों से अनुग्रह है कि आप लोग ज़रूर जाके क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।